वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्रिया का शेष भाग आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शिक्षण बिंदु क्रिया। तो क्रिया का बचा हुआ भाग पढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, क्रिया की संरचना अर्थात निर्माण, क्रिया का निर्माण किस प्रकार हुआ है, क्रिया के प्रयोग के आधार पर और क्रिया के निर्माण के आधार पर ये भेद किए गए हैं। सबसे पहले है सामान्य क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सामान्य, जहाँ केवल एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक कार्य के लिए केवल एक ही क्रियापद का प्रयोग होता है, उस क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, कार्य पढ़ने का हो रहा है, केवल एक ही कार्य हो रहा है पढ़ने का, और उसके लिए उस कार्य के लिए एक ही क्रियापद पढ़ता प्रयुक्त हुआ है। एक कार्य के लिए एक ही क्रियापद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। श्याम ने खाना खाया, कार्य खाने का, और खाने के लिए एक ही कार्य के लिए खाया क्रियापद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अनिल आया, आने का काम हुआ, एक काम हुआ, और आया यहाँ पर एक ही क्रियापद प्रयुक्त हुआ है। नरेंद्र गया, नेहा नाचती है, सीमा गाना गाती है, माधुरी सितार बजाती है, बालक दूध पीता है, माँ भोजन बनाती है। इन वाक्यों में एक ही कार्य हो रहा है और उस एक कार्य के लिए एक ही क्रियापद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसलिए सामान्य क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया, नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त यानी जुड़ी हुई। दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाली धातुओं के योग से बनने वाले क्रियापद संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। अर्थात एक ही कार्य के लिए दो क्रियापद संयुक्त रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ चुका, इस वाक्य में देखिए कार्य एक हो रहा है पढ़ने का, कार्य केवल एक हो रहा है पढ़ने का कार्य हो रहा है, लेकिन उस एक कार्य के लिए दो क्रियापद प्रयुक्त किए गए हैं संयुक्त रूप से। पढ़ और चुका, पढ़ना और चुकना, ये दो क्रियापद प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये संयुक्त रूप से एक ही क्रिया है। ये दोनों क्रियापद मिलकर एक क्रिया का निर्माण कर रहे हैं। दो क्रियापदों से मिलकर एक क्रिया बनी है। पढ़ना और चुकना दो पदों से मिलकर एक क्रिया बनी है, इसलिए संयुक्त क्रिया कहलाती है। बालक ने दूध पी लिया, एक कार्य हो रहा है दूध पीने का, केवल पीने का कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पीना और लेना का लिया रूप, पीना पी और लिया, दो क्रियापद प्रयुक्त हो रहे हैं एक कार्य के लिए। तुम घर चले जाओ, चलना और जाना, दो क्रियापद प्रयुक्त हो रहा है, चलना का चले रूप और जाना का जाओ रूप। वह खा चुका, खा और चुकना, खाना और चुकना, दो क्रियापद प्रयुक्त हो रहा है। सीता नाचने लगी, नाचना और लगना, दो क्रियापद प्रयुक्त हो रहे हैं। काम एक हो रहा है लेकिन क्रियापद दो क्रियापद संयुक्त रूप से प्रयुक्त हो रहे हैं। शीला विद्यालय से लौट आई, लौटना और आना, दो क्रियाओं का रूप यहाँ पर संयुक्त रूप से प्रयुक्त हुआ है। राधेश्याम पहुँच गया, राधेश्याम घर पहुँच गया, पहुँचना और जाने का रूप गया। चिंटू रोने लगा, रोना और लगना, दो क्रियापद प्रयुक्त हो रहे हैं संयुक्त रूप से। राजेंद्र ने पढ़ लिया, किशन सो गया, सोना और गया जाने का रूप। माँ भोजन बनाने लगी, बनाना और लगना, दो क्रियापद प्रयुक्त हो रहे हैं, जबकि काम एक हो रहा है केवल भोजन बनाने का। पिताजी भोजन कर चुके, करना और चुकना, दो क्रियापद संयुक्त रूप से प्रयुक्त हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब हम अध्ययन करते हैं पूर्वकालिक क्रिया का। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, पूर्व काल की क्रिया यानी पहले के काल की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा पहली क्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो पहले पूर्ण होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होगी लेकिन एक क्रिया पूर्ण होने के बाद में ही दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी, तो जो पहले पूर्ण हो जाती है, जो क्रिया पहले खत्म हो जाती है, वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे दिनेश पढ़कर सो गया, इसमें दो क्रियाएं, एक तो पढ़ना और एक सोना। सो गया संयुक्त क्रिया है, सो गया संयुक्त क्रिया है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें पढ़ने की क्रिया पहले खत्म हो गई, पढ़ने की क्रिया खत्म होने के बाद में सोने की क्रिया प्रारंभ हुई।
तो पढ़ने का कार्य पहले खत्म हो गया, तो ये जो पढ़कर है ये पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि ये पहले इस क्रिया से पहले खत्म हो चुकी है। तो इसमें देखो दो कार्य हो रहे हैं, दो कार्य के लिए दो क्रियापद, दो कार्य पढ़ना और सोना, कार्य दो हो रहे हैं, पहले पढ़ाई की उसके बाद में सोने का काम हुआ, और क्रिया भी दो, पहले पढ़ने की क्रिया हुई और उसके बाद में सोने की क्रिया प्रारंभ हुई। तो सो गया संयुक्त क्रिया है इसमें। खिलाड़ी क्रिकेट खेलकर बैठ गए, क्रिकेट खेलकर, खेलने की क्रिया खत्म हो चुकी है, अब बैठने की क्रिया जारी है, वो बैठे हैं। तो जो खेलने की क्रिया खत्म हो गई वह पूर्वकालिक क्रिया। लड़का दूध पीकर स्कूल गया, पीने की क्रिया पहले खत्म हो गई, स्कूल जाने की क्रिया बाद में प्रारंभ हुई। रेखा ने सब्जी बनाकर पराठे बनाए, पहले सब्जी बनाकर, सब्जी बनाने की क्रिया खत्म है, अब पराठे बनाए, बनाने की क्रिया अब पराठे बनाए अब बना रही है। रेखा पराठे खाकर सो गई, पहले बनाए अब पराठे खाकर, पहले खाने का काम हो गया, उसके बाद में सोने का काम प्रारंभ हुआ। दिनेश सोकर उठ गया, सोने का काम खत्म हो गया, अब उठा है, उठने की क्रिया, सोने की क्रिया खत्म होने के बाद में उठने की क्रिया प्रारंभ हुई। तात्कालिक क्रिया जो कि पूर्वकालिक क्रिया का ही भेद है, नाम से स्पष्ट हो रहा तत्काल होने वाली क्रिया, तत्काल तुरंत होने वाली क्रिया, यह भी पूर्वकालिक क्रिया ही होती है, परंतु इस क्रिया में और मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता, केवल क्रम का अंतर होता है। पहले खत्म हो जाएगी, उसके तुरंत बाद में दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी। जैसे वह आते ही सो गया, आते ही तुरंत सो गया, पहली क्रिया जैसे ही खत्म हुई उसके बाद में तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई। ऊपर वाले वाक्यों में दिनेश पढ़कर सो गया, पढ़ाई करने के बाद में कब सोने की क्रिया कब प्रारंभ हुई, 1 घंटे बाद में, आधे घंटे बाद में, 15 मिनट बाद में, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ स्पष्ट हो रहा है वह आते ही सो गया, आते ही कुछ पल में वह सोने की क्रिया प्रारंभ कर दी। शेर को देखते ही रमेश बेहोश हो गया, देखते ही बेहोश हो गया, ज़्यादा समय नहीं लगा, तुरंत ही। तो केवल क्रम का अंतर होता है, समय का अंतराल नहीं होता है, समय तुरंत ही उसके बाद में प्रारंभ हो जाती है, केवल क्रम का ही अंतर होता है, पहले खत्म हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया पहले खत्म हो जाती है, बस केवल क्रम का अंतर है, 1 नंबर पे और 2 नंबर पे मुख्य क्रिया। पुलिस के आते ही चोर भाग गया, पुलिस के आते ही तुरंत चोर भाग गया। पिताजी के आते ही सुरेश पढ़ने बैठ गया, आते ही पढ़ने बैठ गया, पहले क्या कर रहा था, खेल रहा था, पर पिताजी जैसे ही दिखते ही या आते ही तुरंत पढ़ने बैठ गया। नाला पार करते ही चेतक ने प्राण त्याग दिए, नाला पार करते ही चेतक ने प्राण त्याग दिए। बिल्ली को देखते ही चूहा छिप गया, जैसे ही बिल्ली को देखा चूहा छिप गया। समय का अंतराल नहीं आया है, केवल क्रम का अंतराल आया, पहले खत्म हो गई, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया का तात्कालिक क्रिया ये भेद है। चलिए अब देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है किसी की प्रेरणा से होगा काम, प्रेरणा से किया जाने वाला काम। जब वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य पूर्ण करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वाक्य का कर्ता स्वयं काम नहीं करता है लेकिन किसी अन्य से कार्य करवाता है, किसी अन्य को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ पुत्री से खाना बनवाती है, बनवाने का काम माँ कर रही है लेकिन बनाने का काम पुत्री कर रही है। अब यहाँ हमने कारक देखे थे, ये से यहाँ पुत्री या से कर्ण कारक है, पुत्री से माध्यम, पुत्री के माध्यम से खाना बनवाती है, पुत्री के द्वारा खाना बनवाती है, तो ये कर्ण कारक है और माँ करता है, इसमें करता है जो बनवाती है, ये बनवाने का काम, बनाने का काम करता नहीं कर रहा है, ये बनवाती है, बनवाने का काम करता कर रहा है यहाँ पर। तो जो काम हो रहा है वह काम तो यहाँ पुत्री कर रही है लेकिन काम करवाने का काम माँ कर रही है, तो माँ यहाँ काम न करके पुत्री से करवा रही है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, अध्यापक खुद नहीं पढ़ता है लेकिन पढ़वाता है। क्रिया को ध्यान से देखिए, अगर यहाँ होती कि अध्यापक ने पाठ पढ़ा तो करता उसका अध्यापक हो जाता, काम करने वाला वही करता होता, लेकिन यहाँ है अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया या अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो ये जो क्रिया है इसके रूप से ही पता चल रहा है पढ़वाता यानी दूसरे से काम करवाएगा, स्वयं काम नहीं करता है। तो इसमें अध्यापक ये पढ़ने का काम अध्यापक नहीं कर रहा है लेकिन पढ़वाने का काम अध्यापक कर रहा है, तो छात्र को प्रेरणा देकर पढ़वाता है। माँ ने बच्चे को सुलाया, यहाँ सोने का काम बच्चे ने किया है, सोने का काम माँ ने नहीं किया। बच्चा कर्म है, ये दिख रहा है कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो बच्चा कर्म है, काम करने वाला जो काम हो रहा है वह तो कर्म कर रहा है यहाँ पर,
बच्चे ने किया है काम सोने का, लेकिन सुलाने का काम तो माँ ने किया है। यहाँ क्रिया सुलाया है, सोना नहीं है, या सोने की क्रिया नहीं है, यहाँ पर सुलाया है। तो ये जो सुलाया शब्द है ये क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि ये क्रिया कौन कर रही है? माँ कर रही है। सुलाने का काम माँ कर रही है। शिक्षक ने बच्चे से निबंध लिखवाए, शिक्षक ने स्वयं नहीं लिखे, बच्चों से लिखवाए प्रेरणा देकर कि बच्चों निबंध लिखो। शिक्षक ने नहीं लिखे, लेकिन लिखवाने का कार्य शिक्षक कर रहा। वाक्य का कर्ता तो शिक्षक ही है, वाक्य का कर्ता शिक्षक है, लेकिन कार्य यहाँ बच्चे कर रहे हैं। जो निबंध लिखने का कार्य था वो बच्चे कर रहे हैं। अधिकारी ने नौकर से सफाई करवाई, तो इसमें अधिकारी स्वयं काम न करके नौकर से कार्य करवाता है। तो दूसरों को प्रेरणा देकर जो क्रिया करवाई जाती है वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है, आइए जानते हैं। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों में जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। अर्थात कृदंत कृत दन अंत, जिस शब्द के अंत में कृत प्रत्यय लगा हो, और कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया में लगता है। किसी भी क्रियापद में प्रत्यय जोड़कर बनाए गए नए क्रियापद को कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया से ही कोई नया क्रियापद बनाया जाएगा। किसी एक क्रिया से उसी क्रिया का दूसरा रूप कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर बनाया जाएगा, तो वह कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे लिख क्रिया है, इसमें आ प्रत्यय जोड़कर लिखा, ये क्रिया लिख है। लिख धातु में आ प्रत्यय जोड़ा, एक क्रिया बना ली, लिखा लिखा। लिख धातु में ता प्रत्यय जोड़कर लिखता, फिर नई क्रिया बन गई। लिख धातु में ती प्रत्यय जोड़कर फिर नई क्रिया बना ली, इसमें गा जोड़कर लिखेगा बना लिया। तो केवल एक क्रिया से देखो हमने प्रत्यय जोड़कर और अन्य क्रियाएं बना ली। जैसे चल, चल में ना प्रत्यय जोड़ा, आ प्रत्यय जोड़ा, ई प्रत्यय जोड़ा, ता प्रत्यय जोड़ा। इस तरह चल से यानी क्रिया से और क्रियाएं और नई नई क्रियाएं हम बनाते जा रहे हैं। देखो चल में चलेंगे बना लिया, चलकर बना लिया, ये सब क्रियाएं। क्या चलकर क्रिया नहीं है? ये भी क्रियापद है, लेकिन क्रिया से ही बना है, इसमें कुछ अन्य प्रत्यय जोड़कर। जैसे मोहन आम खाता है, खा में ता प्रत्यय जोड़कर हमने खाता ये क्रिया बना ली, तो ये कृदंत क्रिया है, क्योंकि ये खाने की क्रिया से ही खाता क्रिया का निर्माण हुआ है। श्याम पुस्तक पढ़ेगा, अब पढ़ से देखो हमने पढ़ेगा नया क्रियापद बना लिया, तो जो क्रिया से ही नई क्रिया बनी है, इसलिए कृदंत क्रिया कहलाती है। क्योंकि ये कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया में जुड़े हैं, इसलिए ये प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं। तो कृत प्रत्ययों के योग से बने हुए क्रियापद कृदंत क्रिया कहलाते हैं, क्योंकि इस शब्द के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए यह कृदंत शब्द है। तो क्रिया भी कृदंत हो गई। किरण दौड़कर आई, दौड़ना क्रिया है या दौड़ धातु है, उसमें कर प्रत्यय जोड़कर हमने नया क्रियापद बना लिया, तो एक कृदंत क्रिया है। जैसे सरकार पत्र लिखकर सबको सूचित करेगी, देखो करना से ये भी कृदंत क्रिया है, इसमें प्रत्यय जोड़कर हमने बना लिया। लिखना में कर प्रत्यय जोड़कर हमने लिखकर नया क्रियापद बना लिया। वह घर चला गया, चल से चला आ प्रत्यय जोड़कर नया क्रियापद बन चुका है। रमेश और सुरेश भी चलेंगे, फिर यह नया क्रियापद हमने बना लिया। चला क्रिया से हमने नया क्रियापद बना लिया, तो क्रिया से ही बनने वाले नए क्रियापद कृदंत क्रिया कहलाते हैं, क्योंकि ये कृत प्रत्ययों के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया देखते हैं, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाने वाले क्रियापद नाम धातु क्रियापद कहलाते हैं। संज्ञा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम यानी संज्ञा के बदले या नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तो ये भी नाम से संबंधित है, नाम को संज्ञा कहते हैं। और ये उस नाम की जगह आने वाले सर्वनाम सबके नाम, तो ये भी नाम से संबंधित हो गया। और विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, तो ये भी नाम से संबंधित, तो नाम की विशेषता बताने वाला, तो ये भी नाम से संबंधित है। विशेषण नाम की विशेषता बताने वाला, संज्ञा नाम, सर्वनाम सबका नाम, अर्थात उस नाम के बदले प्रयुक्त होने वाला नाम, तो ये भी नाम। और विशेषण इस नाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो तीनों चीजें नाम से संबंधित है, इसलिए इन तीनों से कोई भी क्रियापद का निर्माण होगा। इन तीनों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में कोई प्रत्यय जोड़कर अगर कोई क्रियापद बनाया जाएगा तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे संज्ञा से देखिए, रंग जातिवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा से हमने ये केवल संज्ञा है, तो इस संज्ञा से इसमें प्रत्यय जोड़कर हमने
क्रिया बना ली रंगना, रंगाना, रंगवाना। ठग, ठग संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसे हमने क्रियापद बना लिया ठगना और ठगाना। दुख, दुख भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इस संज्ञा पद से ही हमने क्रिया बनाई दुखना और दुखाना। दुख भाववाचक संज्ञा और उसे हमने क्रियापद बना लिए, तो ये नाम धातु क्रिया कहलाएंगे। हाथ से हथियाना क्रिया हो गई। शर्म भाववाचक संज्ञा, इसे शर्माना। झूठ, झूठ से झुटलाना। बात, बात से बतियाना। ये क्रियापद हमने संज्ञाओं से बनाए हैं। उदाहरणों में देखिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये दुखाना क्रिया दुख से बनी है। दुखाना क्रिया दुख से बनी है, जो कि मूल रूप में भाववाचक संज्ञा है, इसलिए दुखाना न कहलाई। लुटेरों ने जमीन हत्या ली, हाथ से बनी हत्या, हत्या लेना, लूट लेना, हत्या लेना, तो ये हत्या ये नाम से बनी है, नाम संज्ञा से बनी है, तो ये क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाएगी। गरीब को ठगना पाप है, ठग से बनी क्रिया, संज्ञा से बनी हुई क्रिया है ठगाना, इसलिए नाम धातु क्रिया कहलाती है। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, शर्म से बनी शर्माना, शर्माने की जरूरत नहीं है, शर्माना ये जो क्रिया है ये नाम धातु क्रिया है। वे बैठकर बतियाने लगे, बात से क्रिया बन गई बतियाने लगे, तो ये संज्ञाओं से बनी हुई ये क्रियाएं ये नाम धातु क्रियाएं कहलाते हैं। देखिए सर्वनाम से कैसे बनती है, अपना, अपना, तुम्हारा, अपना, अपना सर्वनाम है। अपना शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो इस सर्वनाम से अपनाना और अपना लेना ये दो क्रियापद बन चुके हैं। अपनाना भी तो क्रिया है और अपना लेना भी क्रिया है, तो ये किससे बने हैं, सर्वनाम से बने हैं, तो ये भी नाम धातु क्रिया है। क्योंकि नाम धातु क्यों, क्योंकि सर्वनाम भी नाम से संबंधित है। अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, तो ये जो अपनाना क्रिया ये अपना सर्वनाम से बनी है। गुण कहीं से भी मिले अपना लेने चाहिए, अपना लेना ये क्रियापद किससे बना है, अपनाने से, अपना से, अपना नामक सर्वनाम से बने हैं, तो ये नाम धातु क्रिया होंगे। विशेषण से बनने वाले क्रियापद देखिए, गर्म, गर्म विशेषण है, विशेषता है, कोई पदार्थ गर्म है तो उसकी विशेषता है। मौसम गर्म है उसकी विशेषता है, तो गर्म विशेषण है, लेकिन गर्म से हमने क्रियापद बना लिया गरमाना। सूखा होना ये भी विशेषण है, इसे सूखना और सुखाना ये क्रियापद बन गए। चमक विशेषण है, इसे चमकना और चमकाना ये क्रियापद बना लिए। लालच विशेषण है, लालची व्यक्ति है, लालच विशेषण, इसे ललचाना क्रियापद बना लिए। लज्जा, लज्जा से लजाना क्रियापद बना लिए। इसके उदाहरण देखिए, छोटी छोटी बातों पे गरमाना ठीक नहीं है, गरमाना, गर्म होना ठीक नहीं है। गरमाना किससे बना, गर्म से, और गर्म क्या है, विशेषण है। दूसरों के धन को देकर ललचाना नहीं चाहिए, दूसरों के धन को देकर ललचाना अच्छा नहीं है। ललचाना क्रिया किससे बनी है, लालच से, जो कि विशेषण है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियापद नाम धातु क्रियापद कहलाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सहायता प्रदान करने वाली क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट व पूर्ण करने में सहायता प्रदान करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वाक्य के काल का परिचायक होती है, तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करेगी और उस अर्थ को पूर्ण करेगी, उस क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। और सहायक क्रिया ही काल का परिचायक होती है, काल को स्पष्ट करती है कि वाक्य कौन से काल का होगा। जैसे उदाहरण देखिए, छात्र पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्य क्रिया है पढ़ना और सहायक क्रिया रहे हैं। तो अगर केवल सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाए तो छात्र पढ़, मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, मुख्य क्रिया का अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा है और वाक्य भी पूर्ण नहीं हो रहा है। तो ये जो क्रिया है आगे रहे, ये सहायक क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया का अर्थ और इस पूरे वाक्य का अर्थ इस सहायक क्रिया की सहायता से स्पष्ट हो रहा है। रमेश आता है, रमेश आता, अगर सहायक क्रिया का हम प्रयोग नहीं करें तो मुख्य क्रिया का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं होगा। श्याम अच्छा गाता था, काल का परिचायक रहे हैं, ये देखो ये रहे हैं, ये वर्तमान काल की क्रिया स्पष्ट हो रहा है। आता है वर्तमान काल की क्रिया, लेकिन गाता था ये भूतकाल की क्रिया है। श्याम अच्छा गाता, तो इससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, मुख्य क्रिया का भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो सहायक क्रिया इसका अर्थ पूर्ण करने में सहायता कर रही है, इसके अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता कर रही है, इसलिए सहायक क्रिया कहलाती है। हम देख रहे थे, उस समय हम नाटक देख रहे थे, क्या कर रहे थे, हम देख नहीं, पूर्णतः स्पष्ट नहीं हुआ, अर्थ पूर्ण नहीं हुआ,
तो सहायक क्रिया की सहायता से ही अर्थ स्पष्ट होगा, पूर्ण होगा। राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा पुस्तक पढ़ती अगर है का प्रयोग नहीं करे तो वाक्य का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं होगा, क्रिया का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। और आप जानते हैं काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो काल के आधार पर इन काल के नाम के अनुसार ही क्रिया के 3 भेद हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। ये हमने शुरुआत में इसके भेदों में हमने देख लिया था। देखते हैं भूतकालिक क्रिया क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है कि भूतकाल में जो क्रिया पूर्ण होगी वह क्रिया भूतकालिक क्रिया कहलाएगी। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भूतकाल में होने का बोध होता है वह क्रिया भूतकालिक क्रिया कहलाती है। अर्थात क्रिया का ऐसा रूप जिससे कार्य के भूतकाल में पूर्ण हो जाने का बोध होता है कि ये क्रिया भूतकाल में खत्म हो चुकी है, तो क्रिया के उस रूप को भूतकालिक क्रिया कहती है। जैसे नीतू ने गीत गाया, गा चुकी है, गाया, गा रही है, वो वर्तमान काल होगा, लेकिन ये भूतकालिक क्रिया है तो गाया आएगा। नीतू ने गीत गाया, नीतू ने गाना गाया, तो ये गाया क्रिया कौन सी हो गई? ये भूतकालिक क्रिया हो गई, क्योंकि यहाँ अगर कोई और होता गा रही है, गाएगी, तो भूतकालिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि स्पष्ट नहीं होता कि यह क्रिया भूतकाल में खत्म हो गई। लेकिन इस गाया क्रिया से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है। रमेश ने खाना खाया, खा चुका है, खाया। रमेश ने खाना खाया, रमेश ने खाना खा लिया। रमेश गांव चला गया था, रमेश जयपुर चला गया था। अब देखिए वर्तमानकालिक क्रिया, वर्तमान का बोध होगा इस क्रिया में कि वर्तमान में क्रिया जारी है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान काल में होने का बोध होता है या वर्तमान काल में चल रहे होने का बोध होता है, क्रिया का वह रूप वर्तमानकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे राम गाना गा रहा है, क्रिया अभी जारी है, वर्तमान में चल रही है, गा रहा है। गाया होता तो यहाँ पर भूतकाल की क्रिया हो जाती, लेकिन गा रहा है इस रूप से, क्रिया के इस रूप से, यह तो है सहायक क्रिया, लेकिन गा रहा ये रूप स्पष्ट कर रहा है कि यह वाक्य वर्तमान काल का है, क्योंकि क्रिया वर्तमान काल में जारी है। सीता भोजन पका रही है, सीता भोजन कर रही है। रमेश पानी पी रहा है, रमेश बालक दूध पी रहा है। तो ये क्रियाएं कौन सी? वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, क्योंकि क्रिया के इस रूप से हमें स्पष्ट हो जाता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है। चलिए देखते हैं भविष्यकालिक क्रिया। भविष्य काल में होने का स्पष्ट होगा। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भविष्य काल में होने का बोध हो, क्रिया के उस रूप को भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि ये क्रिया अभी हुई नहीं है लेकिन आने वाले समय में जरूर होगी, तो क्रिया का ऐसा रूप भविष्यकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे राम जयपुर जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। तो इस क्रिया से ये स्पष्ट हो रहा है कि अभी गया नहीं है, जाना बाकी है, जाएगा वह, अब जाएगा। रमेश घर जाते ही नहाएगा, तो जाते ही, अब ये नहाएगा यानी जाने के बाद में नहाएगा, अब होगी ये क्रिया, नहाने की क्रिया, ये आगे भविष्य काल में होगी, आधे घंटे में, 1 घंटे में, लेकिन ये क्रिया अब अभी नहीं हो रही है, अब के बाद में होगी, आने वाले समय में होगी, भविष्य काल में होगी। कल के कार्यक्रम में नेहा नाचेगी, सीता गाएगी। तो ये जो क्रियाएं हैं ये भविष्य काल में होने का बोध करवाती है, इसलिए क्रियाएं भविष्यकालिक क्रियाएं